रूल 3 के the court may in discretion issue a warrant either bailable or non-bailable for the arrest of such person and make such order that the attachment of property of such person अब उस person की जो कि आपका नहीं आ रहा कंटेम्नर है जो कि वायलेशन कर रहा है कोर्ट के बुलाने पे भी नहीं आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी टू द अमाउंट एज थिंग्स फिक्स्ड नॉट एक्सीडिंग द कास्ट ऑफ अटैचमेंट जी जितनी कार अटैचमेंट पे मतलब नॉट एक्सीडिंग द कास्ट ऑफ अटैचमेंट आर एंड ऑफ एनी फाइन विच में इम्पोज्ड अंडर ऑर्डर 12 अब अंडर रूल 12 उसको मतलब कह रहे कि जी उसको उसकी प्रॉपर्टी उतनी अटैच की जाएगी जितनी अटैच आपकी अटैचमेंट पे खर्चा आएगा या फिर जितनी ऑर्डर 2 में उसको फाइन लगाया जा सकता है। अब ऑर्डर 12 में उसको फाइन जो है वो आपका 2000 लगाया जाता है। ठीक है, ऑर्डर 12 में फाइन उसको 2000 लगाया जाता है। आगे कहता है जी आपका provided that no कोर्ट शैल आपको स्मॉल ये आप काट दें। ठीक है, स्मॉल का जैसे कोर्ट्स खत्म हो गई है, स्मॉल का हम नहीं पढ़ना। आपको सर कहता है ये स्मॉल कॉजेस कोई एक्ट था क्या था या आप हर बार ही कटवा देते हैं? मैडम स्मॉल काजेज अब उसका एक उन्होंने बना दिया है स्मॉल काजेज एंड माइनर ऑफेंसेस एक्ट था मेरा ख्याल 2002 का। ठीक है, उसमें जो आपके क्लेम है जैसे 5000 का क्लेम है आपने 5000 का दावा मतलब लेना है मैडम सभा से और मैडम सना से। अब वो 5000 नहीं देती तो वो क्या है वो आपका स्मॉल काज है। ठीक है, स्मॉल काज है। ठीक है, अब उसके लिए सेपरेट कोर्स नहीं जबकि अब वो एक्ट ही खत्म हो गया है तो अब ऐसा वो नहीं है। अब उन्होंने वो सीपीसी में भी तकरीबन अमेंडमेंट की है, ये स्मॉल ऑफेंस काजेज वाली कोर्ट्स सारी खत्म हो गई है। सर राइट तो राइट है, फिर इसको क्यों खत्म किया है? 5000 इज अमाउंट। ये भी बात ठीक है मैडम। इसको और सिविल टोर्ट्स। मैडम देखें उसके लिए ना उन्होंने एक नया एक्ट पास किया है ये पहले स्मॉल काजेज था, अब उन्होंने मिक्स कर दिया स्मॉल काजेज एंड माइनर माइनर ऑफेंसेस। स्मॉल काजेज एंड माइनर ऑफेंसेस एक्ट उन्होंने बनाया है मेरा ख्याल है स्मॉल स्मॉल काजेज एंड माइनर ऑफेंसेस एक्ट है, अब मुझे नहीं पता कब का है। ठीक है, अब ये तो सर इसकी इसमें एक इसके कोर्ट अकॉर्डिंगली किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन? लाहौर में एक कोर्ट है वो ईवान अदल सीनियर ब्लॉक पे सेकंड फ्लोर बैक साइड पे है एक कोर्ट, वहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल काजेज माइनर ऑफेंसेस। अब मैंने वो कोर्ट में भी गया, वहाँ पे रीडर साहब बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि जी के यहाँ पे कौन कौन से केस हैं। अब रीडर ने भी मुझे कोई खास सेटिस्फाई नहीं किया, उसको भी इतनी कोई खास पता नहीं था, वो बंद ही होती है बस पड़ी पड़ी है कोई कोर्ट उस उधर कोई ऐसे कोई केस नहीं चल रहा है ऑफेंसेस। सर ये देखें इस पे भी कोई जजेस ही होंगे ना तैनात, जो भी है। क्या मतलब? सर इन वाले केसेस को भी सॉर्ट आउट करने के लिए जजेस होंगे ना कोर्ट में। डेफिनेटली होंगे मैडम, तो सर डेफिनेटली ये होंगे। देखें केसेस की नौयत देखें और जज बनने का क्राइटेरिया देखें कितना टफ है। मैडम जज जज होता है, ये ऐसी बात नहीं है कि जज की पावर भी तो होती है, कोई ऐसे ऐसे नहीं होता कि जी आम बंदे को आप उठा के जज को बना दें। ठीक है, तो उसकी पोस्ट भी देखें मैडम। चलें आगे जी, वेयर एट एनी टाइम ऑफ अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जब उसकी प्रॉपर्टी जो विटनेस की प्रॉपर्टी अटैच हो गई। ठीक है, सच पर्सन अपेयर एंड सेटिस्फाई द कोर्ट, वो आगे कोर्ट को सेटिस्फाई मतलब बाद में वो आ जाता है आगे कोर्ट को सेटिस्फाई करता है, आगे कोर्ट को सेटिस्फाई करता है क्या कि दैट ही he did not without lawful excuse fail to comply with summon।
आर इंटेंशनली अवॉइड दिस सर्विस। एक तो वो आगे कोर्ट को बताएगा कि जी मुझे जो है कोई समन नहीं मिले, मुझे कोई नोटिस नहीं मिले, मैं जान के नोटिस को वो मतलब ना ही मैं सर्विस जान के इंटेंशनली उसको आपको अवॉइड कर रहा था सर्विस को, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। या फिर वो आगे बताता है कि वेयर ही फेल टू अटेंड एट टाइम एंड प्लेस नेम्ड इन प्रोक्लेमेशन द लास्ट प्रोसीडिंग दैट ही हैज नो नोटिस। या अगर जब प्रोक्लेमेशन हो जाता है तो वो कहता है कि जी मुझे कोई प्रोक्लेमेशन नहीं मिला, मुझे कोई प्रोक्लेमेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो वो आगे कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डायरेक्ट दैट हिज प्रॉपर्टी बी रिलीज फ्रॉम अटैचमेंट, उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर देगी, उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर देगी। एंड मेक सच ऑर्डर एज टू एज कास्ट ऑफ अटैचमेंट इन डिस्प्यूट। अब जो कास्ट का खर्चा होता है वो कोर्ट ले सकती है, कास्ट अटैचमेंट का जो खर्चा है वो कोर्ट ले सकती है। आगे कहता है जी प्रोसीजर टू फेल टू अपेयर। अब 10 में क्या था, उसके वारंट हुए, अटैचमेंट हो गई, 11 में आ गया तो कोर्ट उसका मतलब अटैचमेंट खत्म कर देगी, कास्ट वगैरह उससे ले सकती है और उसकी एविडेंस ले लेगी। अगर वो बिल्कुल भी अपेयर नहीं होता तो फिर क्या होगा, कहता है द कोर्ट में सच में वेयर सच पर्सन डज नॉट अपेयर या अपेयर बट फेल टू सेटिस्फाई द कोर्ट। या तो वो आता ही नहीं है, ठीक है, या तो वो आता नहीं है, इश्तिहार होने के बाद भी नहीं आता, या फिर आ जाता है तो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, वो कहता है कि जी मुझे नोटिस नहीं मिले, जबकि एविडेंस होती है कि जी ये देखें इसने के तो घर के बाहर हमने दरवाजे पे लगाया था नोटिस, और ये बंदा वहीं से डेली रहता है, डेली गुजरता है, तो कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। कोर्ट कहती है कि जी वाकई इसको नोटिस मिला है, जान की ये नहीं आया, तो उस सूरत क्या होगा, इम्पोज अपॉन सच पर्सन फाइन नॉट एक्सीडिंग 2000, ये उसको 2000 रुपया फाइन लगा सकती है। As it thinks fit, having regard to the condition in life and all circumstances of case, उसकी कंडीशन लाइफ देखी जाएगी, कंडीशन केवल वो बंदा कैसा है, एंड सर्कमस्टांस केस किस नोयत का है, ठीक है, एंड हिज ऑर्डर ऑफ property or any part thereof be attached and sold, और उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट अटैच एंड सोल सेल कर सकती है। If already attached 10 be sold for the purpose of satisfying the cost of attachment together with the amount of said fine, ठीक है, सेट फाइन, ये उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर लेगी और उसको प्रॉपर्टी अटैच कर लेगी कोर्ट, और उसको मतलब अगर नहीं आता, और उसकी प्रॉपर्टी अटैच कितनी होगी, एक तो जितनी की फाइन है, मतलब 2000 का फाइन है तो फाइन वाली अमाउंट, और साथ उसके जो दूसरा है सपोज के मतलब कास्ट अटैचमेंट की जो कास्ट है वो भी कोर्ट लगा सकती है, ठीक है। सपोज आपका ये उसको कितनी मतलब अटैचमेंट कितनी होगी, उसकी प्रॉपर्टी की सोल्ड कितनी होगी, प्रॉपर्टी सोल्ड ऑफ रुपीज मतलब 2000 फाइन प्लस उसके अलावा आपका सपोज के 1000 रुपये कास्ट आ जाती है, कास्ट ऑफ अटैचमेंट, ये इतनी हद तक उसकी प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, प्रॉपर्टी बी सोल्ड की जाएगी कितनी, अब ये टोटल 3000 की, 3000 की उसकी प्रॉपर्टी सेल की जाएगी। बस आगे कहता है प्रोवाइडेड इफ पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड पे इनटू द कोर्ट कास्ट एंड फॉर ए साइड
अब कास्ट एंड फाइन रिलीज द अटैचमेंट। अब वो बंदा आता है कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी अटैच ना करो, मुझसे ये कास्ट और फाइन ले लो, ठीक है, कास्ट एंड फाइन, ठीक है, एज अ फोसाइड। अब एज अ फोसाइड कितनी हमने बताया है, ये हमने ऊपर बताया है, वो आपका 2000 प्लस 1000, ठीक है, टोटल 3000। वो कहेगा कि 3000 मुझसे ले लो, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शेल का वर्ड है, लाजमी, लाजमी शेल का वर्ड जहाँ पे भी आए आप लाजमी उसको हाईलाइट किया करें, बल्कि लेड पेंसिल, लाल पेंसिल से हाईलाइट किया करें, ठीक है। वहाँ पे कोर्ट जहाँ पे शेल का वर्ड आ जाए, कोर्ट की अपने अख्तियार भी खत्म हो जाते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाती है, कोर्ट बाउंड हो जाती है वो काम करने की, ठीक है। जब वो कास्ट ऑफ फाइन पे कर देगा तो उसको उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी। आगे कहता है जी मोड ऑफ अटैचमेंट, अटैच कैसे किया जाएगा, मोड ऑफ अटैचमेंट, अटैच वैसे किया जाएगा जो कि अटैचमेंट का तरीका कार डिक्री में बताया गया, आर्डर 21 में बताया गया, ठीक है, आर्डर 21 में बताया गया, इन मैनर गिवन इन आर्डर 21 ठीक हो गया, आर्डर 21 CPC, ठीक हो गया। आगे कहता है जी द प्रोविजन विद रिगार्ड टू द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, attachment and sale of property in execution of decree with the provision attachment and sale of properties, decree shall so far as applicable be deemed applied to attachment and sale under this rule if person whose property attached as so attached were an जजमेंट लेटर, जैसे जजमेंट लेटर की प्रॉपर्टी अटैच होती है वैसे ही उस विटनेस की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, ठीक है। जजमेंट की प्रॉपर्टी अटैच कैसे की जाती है, उसको नोटिस किया जाता है, अगर एग्जीक्यूशन 1 साल बाद आ जाती है तो उसको शो कॉज नोटिस किया जाता है कि जी क्यों ना आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए, अगर वो कोर्ट को नहीं सेटिस्फाई करता तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके सेल कर देती है या उसको जेल भेज देती है, ठीक है। आगे आपका कहता है जी 14 के कोड में इफ इट्स occurred someone as witnesses stranger to suit, as witnesses stranger to suit। अब स्ट्रेंजर टू सूट का मतलब है जो पार्टी टू सूट नहीं है, कोर्ट किसी भी पर्सन को भेज बुला सकती है एज ए विटनेस, किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन है जो कोर्ट थिंग्स फिट, थिंग्स नेसेसरी, थिंग्स मटेरियल, जो कोर्ट जिसको जरूरी समझती है बुला सकती है, वो कोई भी हो। कहता है जी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कोड एज टू अटेंडेंस एंड अपीयरेंस, attendance and appearance to any law for the time being in force where court thinks fit it is necessary to examine any person other than the party, necessary to examine any person other than party to suit, other than the party to suit and not called as witness by party to suit, ठीक है। अब कोई पर्सन जरूरी था, ठीक है, जरूरी था लेकिन उसको नॉट कॉल्ड एज विटनेस बाय पार्टी टू सूट, अब उसको पार्टी टू सूट नहीं बुलाया गया, ठीक है। अब जैसे सेक्रेटरी नेसेसरी था, ठीक है, कोर्ट को लगता है कि जी सेक्रेटरी की एविडेंस जरूरी थी, उसको ना प्लेंटे बुला रहा है ना डिफेंडेंट बुला रहा है, ना प्लेंटे बुला रहा है ना डिफेंडेंट बुला रहा है, कोई पार्टी उसको नहीं बुला रही, तो कोर्ट क्या करेगी,
not call witness, court may its own motion, ठीक है, इट्स ओन मोशन, खुद, ये आपका है, आपका ये 540 है, 540 CRPC, वहां पे भी वही है कि कोर्ट अपना कोई बुला सकती है, ठीक है, किसी भी विटनेस को बुला सकती है कोर्ट जिसको मुनासिब होती है। कोर्ट में इट्स ओन मोशन cause such person to be summoned and to give witness or to give evidence or produce document in his possession on the day to be obtained, and may examine him as a witness and require him to produce document, और उसको एग्जाम बुला सकती है और उसके एग्जामिन भी कर सकती है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा जी मैडम। कि जिस विटनेस को कोर्ट खुद बुलाती है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन सी पार्टी पे करती है फिर, कि नहीं करती? वो कोर्ट की मर्जी है कि जिस पे डाल दे। सपोज के वो लगता है कि जी ये जो विटनेस आएगा ये डिपोज करेगा इन फेवर ऑफ प्लेंटिव, तो कोर्ट प्लेंटिव को कहेगी कि आप पे करो। अगर वो उसको लगता है कि जी विटनेस आएगा और ये फेवर करेगा डिफेंडेंट को, कोर्ट को पता होता है, ठीक है, तो वो खर्चा डाल देगी डिफेंडेंट पे। या फिर तकरीबन ऐसा होता है कि जब कोर्ट विटनेस आती है तो कोर्ट जो है दोनों पार्टीज पे रख देती है, हाफ हाफ कर देती है, ठीक है। किसी भी सूरत में गवर्नमेंट कोई खर्चा पे नहीं करती विटनेस का, ठीक हो गया। कहता है सब्जेक्ट टू लास्ट अफोरसेड whoever is summoned and appear to give evidence, जिसको कहा गया है कि आप आए और एविडेंस दें इन अ सूट, ठीक है। शैल अटेंड, वो अटेंड करेगा, शैल अटेंड द टाइम एंड प्लेस नेम्ड इन, टाइम एंड प्लेस नेम्ड इन का मतलब है कि जी जो समन में बताया गया, नेम्ड इन जो समन में बताया गया, जो आपका ओए होए, अच्छा, जो समन में बताया गया, ये देखें वो आएगा 22 फरवरी 2014 को, और इस कोर्ट में आएगा, मलिक मोहम्मद आसिफ की कोर्ट में, ठीक है, मलिक मोहम्मद आसिफ की कोर्ट में आएगा, ठीक है। जो पर्सन को मतलब बुलाया शैल अटेंड, वो अटेंड करेगा फॉर द पर्पस ऑफ समन हु प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट आइदर टू प्रोड्यूस और काज टू बी प्रोड्यूस इन सच प्लेस, वो लाजमी उस कोर्ट में आएगा। सपोज के सेक्रेटरी को बुलाएगा कि जी आप 21 सितंबर 2021 को आपने कोर्ट में आना है, तो वो शेल का वर्ड है, वो लाजमी आएगा, एविडेंस भी देगा। आगे कहता है व्हेन दे में डिपार्ट, अब सेक्रेटरी आ गया कोर्ट में तो वो कब वापस जाएगा, कब उसकी जान छूटेगी, कब वो वापस अपने कोर्ट की जुरिसडिक्शन लीव करेगा, ठीक है। अ पर्सन समन्ड एंड अटेंडिंग शेल अनलेस कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, जब कोर्ट कोई और कुछ ना कहे, अटेंड ईच हियरिंग until suit is disposed of, कि जितनी देर केस डिसाइड नहीं होता वो बंदा आता रहेगा, ठीक है। वैसे कोर्ट कह देती है जी आपको एविडेंस के लिए बुलाया, एविडेंस दें और जाएं, यू मे गो, ठीक है, आप जाएं, आप एविडेंस दें और चले जाएं। आगे कहता है ऑन द एप्लीकेशन of either party and payment through the court of all necessary expenses, court may require any person summoned and attend furnish security to at the furnish security to attend the next
or any other hearing until suit disposed of। ठीक है, कहता है कि जी कोई पार्टी कोर्ट को कह सकती है कि जी ये जो सेक्रेटरी आया है, सेक्रेटरी साहब आए हैं, आज आ गए कल को नहीं आएंगे, आज चीफ करवा रहे हैं कल को नहीं आएंगे, इनसे सिक्योरिटी ले। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको कह सकती है कि जी आप सिक्योरिटी दें कि जी कल भी आप आएंगे, आप पे जिरा होनी है, आप पे क्रॉस होना है। ठीक है, तो आपने कल आना है, उससे सिक्योरिटी ले सकते हैं। आगे कहता है इन डिफॉल्ट ऑफ फर्निशिंग सिक्योरिटी, अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता विटनेस, तो कोर्ट क्या करेगी, मे डिटेन इन सिविल प्रिजन, कोर्ट उसको सिविल प्रिजन भेज देगी। ठीक है, कोर्ट उसको सिविल प्रिजन भेज देगी। ठीक है, अब यहाँ देखें कि इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये केस चल रहा था हमारा 302 का। ठीक है, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब पे चीफ हुआ, और डॉक्टर साहब जब आते हैं तो कोर्ट से उनको ऑनर देती है, रिस्पेक्ट देती है, डॉक्टर को अपने साथ बिठाते हैं, चेयर दे देते हैं छोटी सी, वो अपने डॉक्टर को जज के साथ बिठा देते हैं, और जज साहब के साथ बैठे, डॉक्टर चीफ हो गया। अब उन्होंने कहा जी क्रॉस करें वो दूसरे काउंसिल को, वो कहते हैं जी मेरी तैयारी नहीं है, मैं नेक्स्ट डेट पे करूँगा। तो जज साहब कहने का चलें ठीक है, वो जज डॉक्टर साहब कहने लगे नहीं नहीं जी कल मैंने नहीं आना, मेरी बेटी बीमार है, मेरा फलां है, मेरा फलां है, मेरा फलां है, तो मैंने नहीं आना। तो जज साहब जो थे ना, जज साहब अरशद जावेद साहब बैठे थे एडिशनल सेशन जज लाहौर में, तो उन्होंने उन्होंने कहा जज साहब को कि जी डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मेरी भी फैमिली है, मेरे भी, मैं आपको मामला बताऊं, मैं आ जाता हूँ, मैं डेली आता हूँ, तो आप क्यों नहीं आ सकते? आप बताएं कि जी आप कल आएंगे या मैं आपको शाही मेहमान बनाऊं? मैं पुलिस वालों को बुलाता हूँ, वो आपको ले जाते हैं, शाही मेहमान बना के, शाही मेहमान बना के लेके जाएंगे, और उस कल या नेक्स्ट जो डेट होगी आपको लेके आ जाएंगे, आपको मैं जेल भेज देता हूँ। जब उसने सुना ना जेल भेजने का, तो वो जज साहब कहते हैं नहीं 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 सर सर कोई नहीं, आप जब मर्जी कहेंगे मैं आपको, मैं लाजमी आऊँगा, मैं आ जाऊँगा। तो ये उसने छोटी दी है, सिक्योरिटी दी है कि मैं आऊँगा, ये उसकी पर्सनल सिक्योरिटी है। ठीक है, कि मैं आऊँगा तो वो आएंगे। ठीक है, तो ये है कि जी कोर्ट उससे को सिक्योरिटी का भी कह सकती है। ठीक है, कोर्ट में रिक्वायर, कोर्ट में रिक्वायर एनी पर्सन टू गिव, कोर्ट में रिक्वायर एनी पर्सन सो समन टू गिव अटेंडेंस, एनी पर्सन सो समन टू फर्निश सिक्योरिटी। ठीक है, टू फर्निश सिक्योरिटी, उसको सिक्योरिटी का कह सकती है। अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता तो वो उसको जेल भेज देगी, नहीं देता तो उसको जेल भेजेगी। आ गया जी आर्टिकल 16 का सब सेक्शन 17, कहते हैं एनी पर्सन आपस एनी एप्लीकेशन ऑफ रूल 10 to 13, एप्लीकेशन ऑफ रूल 10 to 13, कहता है प्रोविजन ऑफ रूल 10 to 30 shall so far as may be applicable टेन टू थर्टीन क्या था? 10 to 13 ये था कि जी आपका 10 में क्या कर देते हैं कोर्ट, उसके इश्तिहार कर देती है, 11 में आ जाते तो उसकी प्रॉपर्टी इश्तिहार करके उसकी आपकी उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। 11 में आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर सकती है। 12 में क्या था, उसको फाइन लगा सकती है। ठीक है, 12 में उसको फाइन लगा सकती है। और 13 में अटैचमेंट, अटैचमेंट ऐसे होगी जैसे जजमेंट डेटर की अटैचमेंट हो रही है। ठीक है, जो एग्जीक्यूशन में होती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन में कहता है एप्लीकेशन द रूल ऑफ प्रोविजन सेक्शन 10 to 13 सो फॉर एप्लीकेबल टू बी टीम टू अप्लाई एनी पर्सन हु having attending in compliance with the summon and depart with lawful excuse। के अब देखें एक पर्सन आया
और आके चला गया, ठीक है, आके चला गया। 16 की कंट्रावेंशन की है। 16 में क्या था कि जी इतनी देर रहेगा जितनी कोर्ट कहेगी, मतलब जितनी देर सूट डिस्पोज ऑफ नहीं होता, ठीक है। आप 16 रूल क्या कहता है, रूल 16 के टिल डिस्पोजल ऑफ सूट, ठीक है, टिल टिल डिस्पोजल मतलब जितनी देर टिल डिस्पोजल ऑफ सूट। ठीक है, टिल डिस्पोजल ऑफ सूट, वो डिस्पोजल ऑफ सूट तक रहेगा। अगर वो बंदा एक आता है, आके चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आता, तो कोर्ट उसके लिए फिर उसको समन करेगी, उसको मतलब जो है उसकी प्रॉपर उसके लिए वो मतलब प्रोक्लेमेशन करेगी 10 पे, और वो नहीं आता तो फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगी, और 12 में उसको 2000 तक फाइन लगा देगी। और उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का तरीका जो 13 में है, जैसे प्रॉपर्टी जजमेंट ऑर्डर की एग्जीक्यूट होती है। आगे जी आपका 18 19 20, ये रूल बहुत बड़ा है। चलें जी, ठीक है। आगे प्रोसीजर वेयर विटनेस अप्रीहेंडेड कैन नॉट गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, जहाँ पे अप्रीहेंशन हो कि जी आपका विटनेस जो है एविडेंस नहीं देगा, ठीक है, आपका विटनेस एविडेंस नहीं देगा या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। वेयर इट इज वेयर एनी पर्सन इज arrested under a warrant brought before court in custody and cannot, owing to absence of parties or any one of them, give evidence or produce evidence, he has summoned to give or require a reasonable bail to कहता है where any person under a warrant is brought before court in custody and cannot, of, owing to absence of parties or any one of them, give the evidence or produce document which he has been summoned to give or produce तो court may require him to give reasonable bail or security for appearance and such time and place on such time court may release him in default of payment, may order him to be detained in civil prison, may detain in civil prison। अब सिंपली वो कह रहा है कि जी आपका एक पर्सन को लगता है कि जी आपका आ गया तो उसने एविडेंस नहीं देनी, तो कोर्ट उससे सिक्योरिटी मांग सकती है कि जी आप सिक्योरिटी देंगे, जी आप एविडेंस देंगे या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता तो उसको सीधा सीधा जेल में डाल देंगे, ठीक है। आगे कहता है नो विटनेस बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन इवेंट्स, ठीक है। आपका इन पर्सन, एक दफा दोबारा बता दें जी मैडम, जो 18 है ना, इसका एक दफा दोबारा बता दें शॉर्ट मैडम वर्ड्स में। शॉर्ट वर्ड में ये है कि एक विटनेस आ गया, ठीक है। अब विटनेस आया और जो पार्टी थी वो दूसरी पार्टी नहीं आई या वकील साहब नहीं थे, ठीक है, और उनको लगता है कि जी ये विटनेस अब चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा एविडेंस नहीं देगा, तो कोर्ट क्या कहेगी, उसको कहेगी कि गिव रीजनेबल बेल और अदर सिक्योरिटी हिज अपीयरेंस, ठीक है, कि उसको कहेगी जी आप सिक्योरिटी देंगे जी कल को आप अपेयर होंगे, ठीक है, कल को आप अपेयर होंगे। अगर वो सिक्योरिटी दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो फिर उसको सिविल प्रिजन में भेज देंगे, ठीक है। कहता है वेयर एनी पर्सन, सर ऊपर लिखा हुआ नहीं हुआ कि सुन सर ले ऊपर सुन लिखा ले हुआ नहीं हुआ सुन ले कि सुन ले ओके मैडम सर सुन ले ओके सुन ले
और आप ये जो कैप्शन है ना, ये इस पे ना जाया करें, ये आपकी बुक वालों की होती है, ये आपकी बुक वाली असल ये आपकी होती है। वो ऐसे लिख दें तो वो बेहतरीन है, ठीक है। वो बेटे वो आपको थोड़ा समझाने के लिए लिख देते हैं, समझम उनका वो समझाना वो थोड़ा गलत भी हो जाता है। जो कैप्शन पे आपने कभी भी नहीं जाना, कैप्शन की गलती हो सकती है, बेराइट की गलती नहीं होती, ठीक है। आगे कहता है आपका कि वेयर एनी पर्सन अरेस्टेड अंडर अ वारंट एंड ब्रॉट बिफोर कोर्ट। अब देखें पीछे समन किए गए थे, समन पे नहीं आया और उसके वारंट हो गए। वारंट जब होते हैं तो वो अगर नॉन अवेलेबल है तो वो कहते हैं जो पर्सन गया है पकड़ने, वो पकड़ के सीधा आके कोर्ट में देगा, ठीक है, सीधा आके कोर्ट में देगा। अब कहता है जी वेयर एनी पर्सन अरेस्टेड अंडर अ वारंट एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन अ कस्टडी एंड कैन नॉट ओविंग टू absence of parties or any one of them give evidence or produce document which he is summoned to produce